ये कहानी है निशा नाम की लड़की की। निशा जिसकी उम्र अभी 8 साल है और वह कानपुर के पास ही के गांव में अपनी एक मौसी के साथ रहा करती है। वो उसकी सगी मौसी तो नहीं है, लेकिन निशा की माँ और उसकी जो मौसी है फिलहाल वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और वह उसे पहले से ही मौसी मौसी कहकर बुलाया करती थी। एक दिन अचानक से एक हादसे में निशा के माता पिता दोनों की मौत हो जाती है और उसके बाद जो निशा की देखभाल का जिम्मा होता है वो उसकी वो मौसी उठा लेती है जो उसकी माँ की अच्छी दोस्त थी। उसके बाद वह अपनी मौसी के पास रहा करती है और वहीं पे उनके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब उसकी उम्र 15 साल हो गई है। जैसे उसकी 15 साल उम्र होती है तो उसकी जो मौसी होती है जिसका नाम होता है रेवती का एक भतीजा जो कि शहर में रहा करता था वह उसको अपने पास बुलाने लगता है, क्योंकि जो रेवती का भतीजा होता है उसका नाम होता है दीपक और दीपक की पत्नी का नाम होता है रजनी। दोनों पति पत्नी वहाँ पर नौकरी किया करते हैं और नौकरी करके अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही दीपक को पता चलता है कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है तो इसी वजह से वह गांव में अपनी चाची के पास फोन करता है और कहता है कि चाची तुम यहां पर आ जाओ, मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, कुछ दिनों तक तुम घर का काम देख लेना और उसके बाद जब इसकी डिलीवरी हो जाएगी तो मैं बच्चे की देखभाल के लिए एक आया रख लूंगा और हम दोबारा से अपनी नौकरी करने लगेंगे। इस बात को सुनकर जो दीपक की चाची रेवती होती है वह वहां से दीपक के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने साथ निशा को भी ले जाती है। अब निशा और रेवती दोनों दीपक और रजनी के घर पे आ गए थे जो कि शहर के अंदर एक सोसाइटी में रहा करते थे। उनका अच्छा सा घर बना हुआ था, दोनों पति पत्नी नौकरी किया करते थे तो घर के अंदर किसी भी सुख सुविधाओं के सामान की कमी नहीं थी। वहां पर जाने के बाद जो रेवती नाम की चाची होती है वह अच्छी तरह से घर को संभालती है और साथ में निशा भी उसके काम काज में हाथ बटाने लगती है। रजनी की डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी के बाद रजनी और दीपक को एक लड़के का जन्म हुआ था जिसका नाम वो रोहन रखते हैं और जैसे ही बच्चे का नामकरण हो जाता है तो उसके बाद उनकी चाची रेवती कहने लगती है कि ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, यहाँ पर मैं कब तक रहूंगी, अब मेरी फसल का टाइम आ गया है और मुझे फसल भी कटवानी होगी, अगर फसल नहीं कटवाऊंगी तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को सुनने के बाद दीपक अपनी चाची से जिद करने लगता है, कहता है कि चाची अभी बच्चा छोटा है, कम से कम 6 महीने आप यहाँ पर रुक जाओ ताकि बच्चे की अच्छे से देखभाल हो सके और उसके बाद हम किसी आया को रख लेंगे। लेकिन रेवती चाची मना कर देती है, कहती है कि नहीं बेटा मैं नहीं रुक सकती, मेरी फसल का काम है, अगर वो काम नहीं होता तो बिल्कुल मैं तुम्हारे बच्चे की देखभाल कर लेती, अगर तुम चाहो तो निशा को यहाँ पर रख सकते हो और वैसे भी ये बच्चे की अच्छे से देखभाल कर लेगी। इस बात को सुनकर दीपक और रजनी दोनों निशा को यहाँ पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और रेवती चाची भी खुशी खुशी रजनी को यहाँ पर छोड़कर यहाँ से अपने गाँव चली गई थी। अब जो निशा है घर के सारे काम को अच्छी तरह से हैंडल करने लगती है और रजनी को बिल्कुल भी काम काज नहीं करने देती है। वह रोहन को भी अच्छी तरह से रखा करती और धीरे धीरे उनके यहाँ पर रहते हुए उसे 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के अंदर जो निशा थी वो परिवार के अंदर एकदम से घुल मिल गई थी और दीपक और रजनी भी उसे परिवार का सदस्य ही माना करते। वह दीपक से भैया कहा करती और दीपक की पत्नी रजनी से भाभी कहा करती और लड़के को अपना बच्चा समझकर पाल पोस रही थी। दीपक और रजनी उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे थे और घर की सभी चीजों के बारे में उसे पता था कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, यहाँ तक कि कीमती सामानों की जो अलमारी होती है उसकी चाबी को भी वो लोग निशा के पास ही छोड़ दिया करते थे। इधर जो निशा थी वह भी अच्छी तरह से घर के अंदर रहती है। तभी एक दिन शाम को जो रजनी होती है वो दीपक से कहने लगती है कि दीपक मैं तो ये सोच रही थी कि हम आया क्यों रखे, हम इसी लड़की को रख लेते हैं, तब तक ये है ये हमारा काम कर देगी और इसके बदले में हम कुछ पैसा इसकी शादी में लगा देंगे। इस बात को सुनकर यह बात दीपक को भी अच्छी लगती है क्योंकि दीपक को निशा के बारे में पता था कि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं और उसके बाद जो हमारी चाची है वही इसकी देखभाल किया करती है और उसी ने इसकी शादी का जिम्मा उठाया है। इसके बाद दीपक इस बात के लिए एग्री हो जाता है और दूसरे ही दिन वह अपनी चाची के पास फोन करता है और उससे कह देता है कि चाची निशा की जब तक शादी होगी जब तक उसे मैं अपने ही पास रखूंगा, यहाँ पर हमारा हाथ बटा दिया करेगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी शादी का पूरा खर्चा मैं खुद उठा लूंगा। इस बात को सुनकर रेवती चाची भी इस बात के लिए एग्री करती है क्योंकि दीपक का कोई परिवार नहीं था, उसके माता पिता की मौत पहले हो चुकी थी और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। अब इसी तरह से वो सभी लोग वहां पर रहने लगते हैं। दिन के समय में दीपक और रजनी दोनों अपनी अपनी ड्यूटी के लिए चले जाया करते। इधर जो निशा है वो घर का सारा काम काज करके घर के अंदर उस लड़के को खिलाया करती जो कि दीपक और रजनी का था।
वह अच्छे से उनकी देखभाल करती है और धीरे धीरे ऐसे करके 2-3 साल और बीत जाते हैं। अब निशा की उम्र 18 साल हो गई थी और जैसे ही उसकी 18 साल उम्र होती है तो उसके स्वभाव में थोड़ी सी चेंजिंग रजनी को दिखाई देती है। वह थोड़ी थोड़ी सजने संवरने लगी थी और यह सब कुछ रजनी को एबनॉर्मल लगता है। उसके बाद एक दिन वह दीपक से बात करने लगती है और कहती है कि तुमने निशा के व्यवहार में देखा, काफी ज्यादा चेंजिंग हो गई है। अब वो अच्छी तरह से मेकअप करने लगी है और सज संवर कर घर के अंदर रहा करती है। अब दीपक इस बात को सुनने के बाद थोड़ी देर तक सोच विचार करता है, लेकिन फिर वो अपनी पत्नी से कह देता है कि क्या हुआ अगर वो अच्छी तरह से सज संवर कर रहती है तो, क्योंकि वैसे भी वो बड़ी हो चुकी है और सजना संवरना तो अच्छी बात है, स्त्री के लिए जरूरी होता है। इस बात को कहकर दीपक उस बात को टाल देता है, लेकिन रजनी के दिमाग में बहुत कुछ अलग तरह के विचार निशा को लेकर चल रहे थे। धीरे धीरे 2-3 महीने बीत जाते हैं और 2-3 महीने बाद अचानक एक दिन जब दीपक और रजनी नौकरी पर गए हुए थे, उसी दौरान उनका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है प्रकाश जी। प्रकाश जी दीपक के पास फोन करता है और कहता है कि दीपक, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई है, क्योंकि घर का सामान फैला पड़ा है और घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। इस बात को सुनकर दीपक के एकदम से होश उड़ जाते हैं और वह कहता है कि प्रकाश जी आप थोड़ी देर तक घर पर नजर रखना, मैं अभी आता हूं। इसके बाद जो दीपक होता है अपनी पत्नी रजनी को लेता है और वहां से सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में थोड़ा ही सफर तय हुआ था, तभी जो दीपक होता है वह रजनी को बता देता है कि प्रकाश जी का फोन आया है और वो बता रहे हैं कि घर में चोरी हो गई है। इस बात को सुनते ही रजनी का पूरा शक निशा के ऊपर जाता है और वह रास्ते में दीपक से कहने लगती है कि हो ना हो तुम देख लेना, इसके पीछे निशा का ही हाथ होगा और मैंने तुमको कई बार आगाह करने की कोशिश भी की थी। लेकिन दीपक उससे मना करता है और कहता है कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने घर के बाहरी गाड़ी को खड़ा करते हैं और सीधे भागे दौड़े उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर आकर जैसे वे देखते हैं तो घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है और घर के अंदर देखने से बिल्कुल लग रहा था कि इस घर के अंदर चोरी हुई है। पीछे पीछे उनके प्रकाश जी भी आ गए थे और प्रकाश जी जैसे घर के अंदर का माहौल देखते हैं तो एकदम बाहर जाकर पुलिस को फोन कर देते हैं। अब दीपक और रजनी दोनों परेशान है कि घर के अंदर 2 लोग थे, लेकिन 2 में से एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद जैसे ही वो लोग दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहां पर बिस्तर के ऊपर उन्हें उनका लड़का दिखाई दे जाता है जो बिस्तर के ऊपर सोया हुआ था। इसके बाद वे उसे जाकर उठाते हैं और एकदम से उनकी सांस में सांस आती है। लेकिन इसके बाद वे निशा को ढूंढने लगते हैं और इधर उधर ढूंढने के बाद अचानक से जो रजनी होती है उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी का मुंह बंद कर रखा हो और वो बोलने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद वे इधर उधर छानबीन करते हैं। जैसे वे इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें बिस्तर के नीचे से रजनी मिल जाती है, जिसके हाथ पैरों को बांध रखा था और उसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा था। इसके बाद उसे वहां से बाहर निकाला जाता है और जैसे उसे खोलकर पूछा जाता है तो वह बताती है कि भाभी, काफी दिनों से मैं आपसे बात छुपा रही थी। दिन के समय में मैं दूध वाले के साथ बातें किया करती हूँ, केवल बातें ही करती हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। अब निशा की इस बात को सुनकर रजनी की भौहें चढ़ जाती हैं और वो दीपक की तरफ देखने लगती है। लेकिन तभी जो निशा है वो बताती है कि अक्सर दिन के समय में वो 10-11 बजे आ जाया करता और थोड़ी देर हम लोग बैठकर बातें कर लिया करते थे। अब आप लोग जब चले जाते हो उसके बाद जो डोरबेल बजती है उसके बाद वही आया करता था। इसी दौरान जैसे ही आज डोरबेल बजती है तो मैं ऐसे ही दरवाजा खोल देती हूँ, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने 2 व्यक्ति मुझे दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। उनके पास तेजदार हथियार थे और उन हथियारों को सामने करके वो मुझे घर के अंदर ही ले आते हैं। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था और दरवाजा बंद करने के बाद मुझसे घर की कीमती सामानों के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया, कह दिया कि चाहे तुम मेरी जान ही ले लो, लेकिन घर के किसी भी कीमती सामान के बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। इसके बाद उन लोगों ने देखा कि कमरे में बिस्तर के ऊपर रोहन सोया हुआ है तो उसके ऊपर जाकर वो तेजदार हथियार रख देते हैं और इसके बाद मजबूरन मुझे घर के कीमती सामान के बारे में बताना पड़ता है और उन लोगों ने बांध कर मुझे इस बिस्तर के नीचे डाल दिया और घर के अंदर से सारे ज्वेलरी लेकर फरार हो गए हैं। अब जैसे रजनी इस बात को सुनती है तो वो कहने लगती है कि ये तो तुम्हारी बनाई हुई कहानी है और इन सब कहानियों पर हम तुम्हारे पर विश्वास कैसे करें। हो ना हो वो लोग तुम्हारे ही जानकार थे और तुमने उन लोगों के साथ मिलकर हमारे घर में चोरी करवाई है। ऐसा कहकर रजनी निशा को धमकाने लगती है, लेकिन दीपक उसे रोकने लगता है क्योंकि दीपक को निशा के चेहरे पर थप्पड़ का निशान दिखाई दे जाता है। इतनी देर में वहां पर प्रकाश जी आते हैं पुलिस वालों के साथ और वह लोग आकर अंदर का जायजा लेने लगते हैं। पुलिस वालों को भी जो निशा है वो यही कहानी सुनाती है, लेकिन पुलिस वाले उनकी इस बात पर एक भी विश्वास नहीं करते हैं और साथ में जो रजनी थी वह भी पुलिस वालों का साथ देती है और कहती है कि साहब मुझे तो लगता है कि इसने ही जानबूझकर किसी व्यक्ति को घर में बुलाया है जो कि हमारे घर का कीमती सामान लेकर चला गया है। आप इसे थाने ले जाओ और अच्छी तरह
तरह से इस चीज की जांच पड़ताल करो। ऐसा कहकर रजनी ने पुलिस वालों को आदेश दे दिया था। तो पुलिस वाले निशा को अपने साथ बिठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन निशा बार बार उनसे कह रही थी कि भैया भाभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, आप बेमतलब की मुझ पर शक कर रहे हो और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर रोहन की बात नहीं होती तो मैं बिल्कुल से उन्हें नहीं बताती कि घर का कीमती सामान कहाँ रखा हुआ है, चाहे वो मेरी जान ही ले ले, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों के आंसू साफ साफ गवाही दे रहे थे कि निशा जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। इसके बाद निशा को वो लोग थाने में ले जाते हैं और थाने में ले जाकर उसे बंद कर दिया जाता है। इधर जो प्रकाश जी होते हैं उन्हें भी निशा की आंखों के आंसुओं में सच्चाई दिखाई देती है और वे सोचने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वह उनके पड़ोस में रहा करता था और काफी दिनों से निशा उनके घर में रह रही थी। इसके बाद प्रकाश जी दीपक से कहने लगते हैं कि दीपक बेटा, मुझे तो नहीं लगता कि इस लड़की ने ऐसा कुछ किया होगा, हो सकता है ये जो कुछ भी कह रही हो सही हो। तो दीपक भी प्रकाश जी की बात के हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन रजनी वहां पर भी मना करने लगती है और कहता है कि तुम लोगों को नहीं पता, ये गरीब लोग इसी तरह के होते हैं, जरा सा पैसा नहीं देखा तो उसके बाद अपनी नीयत को खराब कर लेते हैं। इसके बाद दीपक अपनी पत्नी को धमकाता है और कहता है कि तुम्हें तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खोट दिखाई देता है, और मैं पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निशा ने ऐसा नहीं किया होगा और तुम्हारी वजह से आज वो बेचारी जेल में बंद हो गई है। इसके बाद वे प्रकाश जी के साथ बाहर जाते हैं और बाहर जाकर सोचने लगते हैं कि किस तरह से पता चले कि निशा सही बोल रही है या गलत बोल रही है। तभी प्रकाश जी की नजर सामने वाले घर पे पड़ती है जिसके यहाँ पर एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था। उसके बाद दीपक को लेकर वे उसके घर में चले जाते हैं और वहां पर उस घर के सामने जो कुछ भी हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। तो रिकॉर्डिंग से उन्हें साफ साफ पता चल जाता है कि जो कुछ भी निशा कह रही है वो बिल्कुल सही है। दो लोग नकाबपोश आए थे और उसके बाद दरवाजे से ही वो तेजधार हथियार के दम पर उसको वहां से अंदर की तरफ ले गए थे, लेकिन जैसे ही वो लोग चोरी करने के बाद बाहर निकलते हैं तो उन दोनों ने अपने चेहरे के मास्क हटा दिए थे और इसके बाद वो पूरी तरह से श्योर हो गए थे कि जो कुछ भी निशा कह रही है वो बिल्कुल ही ठीक है। इसके बाद दीपक अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे बताता है कि निशा बिल्कुल निर्दोष है और उसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। जब पत्नी उस रिकॉर्डिंग को देखती है तो उसे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहने लगती है कि दीपक चाहे जो भी हो जाए अभी के अभी हम निशा को छुड़ा कर लाएंगे और उससे माफी मांगेंगे। इसके बाद दीपक, रजनी और प्रकाश जी तीनों जन वहां से गाड़ी में बैठते हैं और सीधा उस पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वे पुलिस इंस्पेक्टर से निशा को छोड़ने के लिए आग्रह करने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाला निशा को छोड़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसने चोरी नहीं की है। इसके बाद जो दीपक होता है अपने फोन को निकालता है और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग उसके सामने रख देता है। इसके बाद वो पुलिस वाला निशा को छोड़ देता है और निशा जैसी बाहर निकलती है तो रजनी एकदम से हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि निशा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम पर खामाखाही शक किया। इसके बाद जो निशा होती है उसकी आंखों के आंसू अभी तक सूखे नहीं थे और वह फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन तभी रजनी उसे संभालती है और एक बार फिर से उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि पगली बेशक से मत रो, मुझे पता चल गया है कि असली चोरी किसने की है। उसके बाद वह पूछने लगती है कि भाभी कौन है असली चोर, तो वह बता देती है कि जिस दूध वाले से तू बात किया करती थी उसने तेरे साथ विश्वासघात किया है। घर के अंदर रहने के बाद उसने घर का पूरी तरह से ब्यौरा किया और उसके बाद अपने एक दोस्त के साथ आकर घर में चोरी कर ली। पुलिस वाले फौरन से उस दूध वाले की तलाश में निकल जाते हैं तो एक जगह से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जितने भी गहने और कीमती सामान उसने उस घर से चुराया था उन सभी को उनको वापस लौटा दिया जाता है। पुलिस ने असली चोर को पकड़ लिया था और फिर उसके बाद उस दूध वाले और उसके दोस्त को सजा हो जाती है। इसके बाद बार बार रजनी निशा से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, लेकिन जो निशा होती है वो पहली बार में ही उसे माफ कर देती है और कहती है कि भाभी कोई बात नहीं, शायद आपकी जगह मैं होती तो मैं भी शायद ऐसा ही सोच लेती, मैं बाहर वाली हूं ना। इस बात को कहकर फिर से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन रजनी फिर से उसे अपने गले से लगा लेती है और कह देती है कि तू बाहर वाली नहीं है, तू हमारे घर की सदस्य है और मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने तुम पर शक किया। इसके बाद रजनी और निशा और दीपक सभी लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहने लगते हैं और खुशियों के साथ समय व्यतीत करते हैं। कुछ समय बाद रजनी निशा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढती है और उससे उसकी धूमधाम से शादी करा देती है। जब तक रोहन भी इतना बड़ा हो गया था कि वह स्कूल जाने लगा था तो अब रोहन स्कूल चला जाया करता और उसके बाद रजनी उसे एक डे केयर में छोड़ दिया करती। शादी के बाद निशा कभी कभी रजनी के पास आया करती और रजनी निशा और उसके घर वाले का अच्छी तरह से सम्मान किया करते और आदर के संग उन्हें घर के अंदर रखा करते। तो दोस्तों ये थी एक
लड़की की कहानी, जिस लड़की की जिंदगी में ढेर सारी मुसीबतें आई लेकिन अंत के दर्जे उसकी जिंदगी आराम से व्यतीत होने लगी। आप क्या कहना चाहते हो निशा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो रजनी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।